पिछली वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 2 बहुत ही अच्छे से समझ लिया था। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 अध्याय 3 जिसका नाम है पृथ्वी की गतियाँ। अब जब पृथ्वी गति करेगी, जब घूर्णन करेगी, परिक्रमण करेगी तो क्या-क्या परिवर्तन होगा? आज हम इस वीडियो में समझेंगे जो एनसीईआरटी क्लास 6 का ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 3 है यानी अध्याय 3 है। चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो जिन लोगों ने पिछली वीडियो नहीं देखी है डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाकर आप वीडियो देख सकते हैं। आधुनिक इतिहास की भी क्लास चल रही है और पॉलिटी की भी क्लास चल रही है, वो भी जाकर आप वीडियो देख सकते हैं। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं और इनके बारे में समझते हैं। आज हमें क्या-क्या पढ़ना है, इसमें क्या-क्या टॉपिक पढ़ना है। सबसे पहले पढ़ना है पृथ्वी का घूर्णन। पृथ्वी घूर्णन करती है तो क्या होता है? उसके बाद पढ़ना परिक्रमण। परिक्रमण पढ़ना, उसके बाद पढ़ना है ऋतु परिवर्तन। कैसे मौसम बदल जाते हैं, कैसे ठंडी से गर्मी आती है, कैसे गर्मी से सर्दी आती है और सर्दी से ऐसे एनीवन हमेशा बसंत आता है, कैसे चेंज होता है, इसके बारे में आज हम जानेंगे। तो चलो सबसे पहले क्या है घूर्णन। घूर्णन के बारे में समझते हैं। ये हमारी पृथ्वी है और पृथ्वी अपनी धरी पे ही, अपने अक्ष पे ही क्या करती है, घूर्णन करती है। इसके बारे में थोड़ा हम समझते हैं घूर्णन क्या होता है। देखिए, घूर्णन, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर जब घूमती है, अपने दरिये पे घूमती है तो इसे क्या कहते हैं, घूर्णन। आप खड़िया जाइए और वो अरिया परिया खेलते हैं, ऐसे गोल गोल घूमते हैं, चक्कर मारते हैं, चक्कर यानी कि ऐसे ही ऐसे नाच जाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, घूर्णन कहते हैं। क्या कहते हैं, घूर्णन। क्या कैसे समझाएं हम आपको। जैसे ये कोई व्यक्ति है और व्यक्ति दरिये पे ऐसे गोल 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 घूम रहा है तो क्या उसे क्या बोलेंगे, घूर्णन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, घूर्णन। देखिए ऐसे घूम रहा है कि नहीं, जैसे कि ग्लोब जब रहता है ऐसे हाथ मार के घुमाते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, घूर्णन बोलते हैं। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। पृथ्वी का एक अक्ष काल्पनिक रेखा है, यानी कि ये जो अक्ष है ये क्या है, काल्पनिक रेखा है। हमने ये पृथ्वी में कोई लगा हुआ डंडा नहीं है, ये काल्पनिक है, हमने कल्पना कर रखा है। जो इसकी अक्षीय सतह से 66.5 यानी 66.5 अंश का कोण बनाती है। ठीक है, ये कितने अंश का कोण बना रही है, 66.5 अंश का। ये समतल जो अक्ष के द्वारा बनता है, यह समतल जो अक्ष के द्वारा बनता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं। ठीक है, कक्ष के द्वारा बनेगा तो क्या बोलेंगे, कक्षीय समतल। समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में समझते हैं। देखिए, ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है। ग्लोब, ये ग्लोब है पूरा यानी पृथ्वी है, और पृथ्वी पे वह बिंदु, वह सेंटर जो दिन और रात को क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है, उसे हम क्या बोलेंगे, प्रदीपित वृत्त बोलेंगे। क्या बोलेंगे, प्रदीपित वृत्त कहते हैं। क्लियर है। तो जो दिन और रात को विभाजित करने से क्या बोलेंगे, प्रदीपित वृत्त। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23 घंटा 56 मिनट और 4 सेकंड में अपनी अक्ष पर एक चक्कर पूरा करती है। यानी 23 घंटा, कितने घंटे, 23 घंटे और कितना मिनट, 56 मिनट, कितना सेकंड, 4 सेकंड। इतनी देर में पृथ्वी अपना एक चक्कर घूमकर अपने अपनी जगह पर एक चक्कर, जैसे कि यहाँ से घूमना स्टार्ट कर रही है यहाँ से, और एक चक्कर घूमकर दोबारा यहाँ वापस आएगी, यानी कि दरिये पे ऐसे गोल गोल घूम रही है, तो उसे क्या बोलेंगे, घूर्णन। अब वही घूर्णन जब पृथ्वी करती है, अपने अक्ष पर घूर्णन कर रही है, तो कितने घंटे में, 24 घंटे और 56 मिनट और 4 सेकंड में अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करती है, जिसे हम क्या कहते हैं, घूर्णन करते हैं। और इसी की वजह से पृथ्वी पर दिन और रात होता है। इसी की वजह से पृथ्वी पर क्या होता है, दिन और रात होता है। जैसे ये सूर्य है और सूर्य के सामने से पृथ्वी गोल 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 घूम रहा है, तो ये बताइए जब इधर वाला भाग आएगा, ये वाला भाग आएगा, इधर सूर्य है तो ये उजाला हो जाएगा, और फिर से गोल गोल घूम के इधर आ जाए, ये वाला एरिया इधर आ जाएगा, ये वाला इधर आ जाएगा, तो फिर से दिन हो जाएगा। यानी पृथ्वी जो है ना, यहाँ से एक सेंटर से दूसरे सेंटर पे घूम के दोबारा उसी सेंटर पे आती है वापस, तो इसको 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड लगता है। इसको मोटा मोटी 24 घंटे कहते हैं। तो इसीलिए 24 घंटे में 12 घंटे का दिन होता है और 12 घंटे की रात होती है। समझ में आया आपको अब। तो पृथ्वी के अक्ष पे घूमने पे क्या होता है, दिन और रात होता है, और पृथ्वी अपने अक्ष पर 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में एक चक्कर पूरा करती है। क्लियर है। अब देखिए, यहाँ समझिए, पृथ्वी अपने अक्ष पे भी ऐसे ऐसे गोल गोल घूम रही है और सूर्य का भी चक्कर लगा रही है। और जब ये सूर्य का चक्कर लगाती है तो उसे क्या बोलते हैं, परिक्रमण बोलते हैं। जब सूर्य का चक्कर लगा ली तो क्या बोलेंगे, परिक्रमण। और दरिये पे ऐसे गोल गोल घूमेगी तो क्या बोलेंगे, घूर्णन। और ये क्या है, चंद्रमा है, जो चंद्रमा किसका चक्कर लगा रहा है, पृथ्वी का लगा रहा है। क्लियर है। अब देखिए, अब आगे समझिए, परिक्रमण क्या है। परिक्रमा नहीं करते हैं आप लोग, जब मंदिर जाते हैं कहते हैं अरे परिक्रमा कर लेने दो, वही परिक्रमण। सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष पर पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। समझ में आ गया। यानी सूर्य के चारों ओर स्थिर कक्ष पर पृथ्वी गति कर रही है तो उसे क्या बोलेंगे, परिक्रमण कहते हैं। पृथ्वी एक वर्ष या एक वर्ष यानी कि 365 दिन, 365 दिन में एक चक्कर पूरा किसका लगाती है, सूर्य का लगाती है। या तो
हम बोल सकते हैं, देखिए पृथ्वी 1 वर्ष या 365 और 6 घंटे में 365 और 6 घंटे लगाती है। 365 दिन, सॉरी 365 दिन और 6 घंटा में सूर्य का एक चक्कर लगाती है। हम लोग 1 वर्ष 365 दिन को मानते हैं तथा सुविधा के लिए 6 घंटे को इसमें नहीं जोड़ते हैं। यानी जो हमारी पृथ्वी है, वो पृथ्वी सूर्य का चक्कर 365 दिन और 6 घंटे में लगाती है, पर हम सुविधा के लिए 6 घंटे को जोड़ते नहीं हैं। कहते हैं 365 दिन में ही पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर लगाती है। इसी की वजह से ऋतु परिवर्तन होता है, मौसम परिवर्तन होता है। क्लियर है? अब समझते हैं हम इसके बारे में ऋतु परिवर्तन। मौसम परिवर्तन और ऋतु परिवर्तन में भी अंतर होता है, उसके बारे में समझेंगे। मौसम तो हमेशा बदलता रहता है और ऋतु कुछ समय के बाद बदलता है। देखिए 4 वर्ष में प्रत्येक 6-6 घंटे, अब देखो 4 वर्ष तक अगर 6-6 घंटे जोड़ें तो 6-6 घंटे मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा? 24 घंटा। यानी 4 वर्ष लगातार 6-6 घंटे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 24 घंटा। यानी एक दिन हुआ, हुआ कि नहीं एक दिन? तो 365 से कितना दिन हो जाएगा तब? 366 दिन हो जाएगा। तो देखिए 4 वर्षों में प्रत्येक वर्ष के बचे हुए 6-6 घंटे मिलाकर एक दिन यानी 24 घंटे के बराबर हो जाता है। अतिरिक्त दिन को फरवरी माह में जोड़ दिया जाता है तथा लीप वर्ष में फरवरी 29 दिन का ही हो जाता है। समझ में आया? यानी जब लीप वर्ष आता है तो फरवरी का महीना कितने दिन का हो जाता है? 29 दिन का, नहीं तो 28 दिन का रहता है फरवरी का। समझ में आया आप लोगों को? तो 29 दिन का कब होगा? तो हर 4 साल बाद। ठीक है? क्योंकि 6-6 घंटे वो क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। अब ऋतु परिवर्तन के बारे में समझते हैं। आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा साफ-साफ थोड़ा-सा, उसके बारे में आगे हम समझेंगे अच्छे से। यहाँ पर देखेंगे आप तो सूर्य की जो प्रकाश किरणें हैं, ये उत्तरी ध्रुव पर सीधा पड़ रही हैं और इस साइड नहीं पड़ रहा है और कर्क रेखा पर क्या पड़ रहा है? सीधा पड़ रहा है। कर्क रेखा पर क्या पड़ रहा है? सीधा पड़ रहा है जिसे हम उत्तरायण कहते हैं। इसके बारे में आगे समझते हैं, छोड़िए इसको, यहाँ पे आपको समझ में नहीं आएगा। चलिए इस फिगर को आप एक बार और देखिएगा, फिर इधर जब पढ़ लीजिएगा तब एक बार और फिगर को देखिएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। देखिए ऋतु परिवर्तन। ऋतु में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण आता है। अब देखो अक्ष पे झुकी हुई चक्कर लगा रही है, किसका चक्कर लगा रही है? सूर्य का। और जब अक्ष पे झुकी हुई है तो कहीं किसी ध्रुवों पर सूर्य के प्रकाश सीधा पड़ेगा और किसी पे तिरछा पड़ेगा, किसी पे पड़ेगा ही नहीं, जिसकी वजह से हर जगह मौसम क्या रहा है? ऋतु चेंज होता रहता है। तो ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। पहला 21 जून की स्थिति, कौन सी स्थिति पढ़ रहे हैं? 21 जून की स्थिति पढ़ रहे हैं। तो 21 जून की स्थिति वाला आप देखेंगे फिगर एक बार, इधर चलिए पीछे एक बार चलते हैं। ये रहा आपका 21 जून वाली स्थिति, दिख रहा है आपको? ये 21 जून वाली स्थिति है। ये आपको 21 जून वाली स्थिति है। अब इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो 21 जून वाली स्थिति के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं, जानते हैं। ध्यान दीजिएगा 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में, कौन से गोलार्ध में? उत्तरी। ये देखिए हम बताते हैं पृथ्वी के ऊपर, ये ऊपर वाला क्या होता है? उत्तर, नीचे वाला दक्षिण, इधर वाला पूरब, इधर वाला पश्चिम। तो ये उत्तरी गोलार्ध हुआ। तो 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधा पड़ती है। यानी जब ऐसे झुका हुआ है तो कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें क्या पड़ रही हैं? सीधा पड़ रही हैं। उत्तरी ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है तथा उत्तरीय ध्रुव रेखा के बाद पहले भाग पर 6 महीने तक लगातार दिन रहता है। कितने महीने तक? 6 महीने तक लगातार क्या रहता है? दिन रहता है। किस भाग पर? तो उत्तरीय ध्रुव रेखा वाले भागों पर। किस वाले पर? उत्तरी ध्रुव रेखा वालों भागों पर। ध्यान समझिएगा, यहाँ पे एक बार और दिखाते हैं हम आपको। देखिए कह रहा था कि जो है उत्तरी ध्रुव जो है सूर्य की तरफ झुका हुआ रहता है और यहाँ पर कर्क रेखा, ये कर्क रेखा आपका, कर्क रेखा पर सूर्य की प्रकाश से क्या पड़ती है? सीधा पड़ती है। और सीधा पड़ती है जिसकी वजह से ये वाला जो एरिया है उत्तरी ध्रुव पर हमेशा क्या होता है? 6 महीने तक क्या रहता है? दिन रहता है। यहाँ पर भी देखेंगे आप 6 महीने तक क्या रहा? दिन रहा। फिर उसके बाद यहाँ से परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। तो 21 जून की स्थिति समझ में आई आपको? तो 21 जून में उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की प्रकाश किरणें कर्क रेखा पर सीधा पड़ेंगी और उत्तरी ध्रुव सूर्य की तरफ झुका हुआ रहता है तथा उत्तरी यह ध्रुव रेखा के बाद वाले भाग पर लगभग 6 महीने तक लगातार दिन रहता है। अब 21 जून वाला ही पढ़ रहे थे हम लोग। तो 21 जून में और क्या होता है? 21 जून को इन क्षेत्रों और उत्तरी ध्रुव यानी कि इन क्षेत्रों यानी कि उत्तरीय ध्रुव में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है। पृथ्वी की इस स्थिति को उत्तरायण कहते हैं। एक क्वेश्चन पूछेगा, उत्तरायण पृथ्वी का उत्तरायण कब कहते हैं? तो 21 जून को। कब कहते हैं? 21 जून। कब कहते हैं भैया? 21 जून को। ठीक है, इसीलिए इसे ग्रीष्म उत्तरायण भी कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? तो उत्तर आयनता, अब ग्रीष्म आयनता भी बोलते हैं। ठीक है, आगे समझिए। वह दक्षिणी ध्रुव पर लगातार रात होती है। अब देखो जब पृथ्वी ऐसे झुकी हुई है
सूर्य का प्रकाश इधर से पड़ रहा है तो इधर जब दिन हो रहा है तो इधर रात होगा कि नहीं, तो 6 महीने इधर दिन होगा तो 6 महीने यहाँ का होगा रात हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया। आगे पृथ्वी आपको दिख ही रहा होगा। अब 22 दिसंबर की स्थिति, 22 दिसंबर इस साइड आ गया डायरेक्ट। 22 दिसंबर की स्थिति, 22 दिसंबर को दक्षिणी ध्रुव के सूर्य की ओर झुका होना। देखिए अभी आप 21 जून वाला पढ़ रहे थे तो क्या कर रहा था, उत्तरी ध्रुव सूर्य की तरफ झुका हुआ था। अब 22 दिसंबर वाला पढ़ रहे हैं तो दक्षिणी ध्रुव सूर्य की ओर झुका की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर, किस रेखा पर, मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधा पड़ती हैं। इसीलिए दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन और रातें छोटे वाली होती हैं और ग्रीष्म ऋतु होता है। कौन सा ऋतु होता है, ग्रीष्म मतलब गर्मी का दिन होता है। पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिण आयनता कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस मनाया जाता है क्योंकि 22 दिसंबर हो रहा है और 22 दिसंबर के बाद 25 दिसंबर को हम क्या मनाते हैं, क्रिसमस डे। और क्रिसमस डे ऑस्ट्रेलिया में कब मनाया जाता है, ग्रीष्म दिन यानी कि गर्मी के दिनों में, और हम लोग कब मनाते हैं, ठंडी के दिनों में। तो क्वेश्चन क्या कहेगा, कहेगा दक्षिण आयनतः कब होता है, कब होता है तो 22 दिसंबर को। उत्तरायण कब होता है तो 21 जून को। क्लियर है। इस दिन मकर रेखा पर सीधा प्रकाश पड़ता है सूर्य का। उस दिन क्या कहते हैं, कर्क रेखा पर सीधा प्रकाश पड़ता है। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। सुनिए अब 21 मार्च और 23 दिसंबर की कहानी। अब 21 मार्च यानी ये जो पृथ्वी था, इस साइड वाला हमने पढ़ लिया और इस साइड वाला हमने पढ़ लिया। ये दिसंबर था, ये जून। अब इस साइड और इस साइड वाला एरिया का पढ़ना है जो जैसे आपका मैप में था ऊपर। समझिए 21 जून एवं 23 दिसंबर, 21 मार्च, सॉरी मार्च, जून बोल रहे हैं। 21 मार्च एवं 23 दिसंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती है। यानी विषुवत वृत्त कौन सा था, बीच वाली रेखा थी। तो 21 मार्च और 23 दिसंबर को, 21 मार्च और 23 दिसंबर को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधा पड़ती है। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता। जब इस पे सीधा पड़ेगा तो सूर्य की ओर कोई भी ध्रुव झुकेगा नहीं, झुकेगा। इसीलिए पूरे पृथ्वी पर दिन और रात बराबर हो जाता है, जिसे हम विषुव कहते हैं। क्या कहते हैं, विषुव कहते हैं। ठीक है। तो विषुव की स्थिति कब कब होती है, 21 मार्च और कब भैया, 23 दिसंबर। और इन दिनों में क्या होता है, विषुवत रेखा पर सूर्य का प्रकाश क्या पड़ता है, सीधा पड़ता है। विषुवत वृत्त पर सूर्य का प्रकाश क्या पड़ता है, सीधा पड़ता है, जिसकी वजह से दिन और रात क्या होते हैं, बराबर होते हैं। कहाँ, पूरी पृथ्वी। जो 21 जून था, जिसमें क्या हुआ, दक्षिणी गोलार्ध पर शीत ऋतु रहेगा और उत्तरी गोलार्ध पर क्या रहेगा, गर्मी रहेगी। यानी कि देखिए उत्तरी गोलार्ध जो है सूर्य की तरफ झुका हुआ है, तो जिसकी वजह से यहाँ पे क्या रहेगा, गर्मी रहेगा। फिर आगे बढ़ेंगे तो हमने पढ़ा था यहाँ पे 22 दिसंबर जो दक्षिण अयनता था, जिसमें क्या हुआ, दक्षिणी ध्रुव किसकी तरफ है, सूर्य की तरफ है, और उत्तरी ध्रुव सूर्य की तरफ नहीं है। यहाँ पर क्या होगा, ठंडी होगा, और यहाँ पर क्या होगा, गर्मी होगा। और हम उत्तरी गोलार्ध की तरफ ही रहते हैं तो हमारे यहाँ क्या रहेगा, इस समय ठंडी रहेगी, और इस साइड दक्षिणी गोलार्ध में क्या रहेगा, गर्मी रहेगा। समझ में आया आपको। 22 दिसंबर की स्थिति में तो आपको पता है 22 दिसंबर में हमारे यहाँ क्या पड़ती है, ठंडी पड़ती है। अब फिर बताए तो हम 21 जून और क्या था, सितंबर। अब जून में दिसंबर, अब इसमें क्या था, इसमें बसंत ऋतु बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, शरद ऋतु के नाम से और बसंत ऋतु के नाम से जानते हैं। इसमें क्या होगा, सूर्य की प्रकाश जो होगा विषुवत रेखा पर सीधा पड़ेगी। किसी भी ध्रुवों पर सूर्य के कोई सा भी ध्रुव सूर्य की तरफ झुका हुआ नहीं रहेगा। आप देखेंगे विषुवत रेखा है, विषुवत वृत्त है, इस पे सीधा पड़ रही कि नहीं प्रकाश, इधर भी पड़ रहा है, तो इस पे क्या होगा, कोई सा भी ध्रुव सूर्य की तरफ झुका हुआ नहीं होगा। अब इस यही चीज तो हम समझा रहे थे आपको, ये मैप से आराम से आप समझ गए होते। ठीक है। तो अभी हम क्या देख रहे थे, इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। इसमें क्या था, 21 मार्च और 23 दिसंबर, जिसमें क्या होता है, सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती है। इसकी अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर झुका होता है, कोई भी सूर्य की ओर तरफ से झुका हुआ नहीं होता। इसीलिए पूरे पृथ्वी पर दिन व रात बराबर होता है। इसे हम क्या बोलेंगे, विषुव बोलेंगे। ठीक है, समझ में आ गया आपको। आगे बढ़ते हैं। 23 सितंबर को उत्तरीय गोलार्ध में शरद ऋतु यानी ठंडी, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा, बसंत ऋतु होगा। 21 मार्च को उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु और दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा, शरद ऋतु होगा। तो ये चीज़ हम आपको मैप में समझा चुके थे अभी। तो 23 दिसंबर को क्या होगा, उत्तरी गोलार्ध में ठंडी होगी, और जबकि दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा, बसंत ऋतु होगा। और 21 मार्च में क्या होगा, उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु होगा और दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगी, सर्दी होगी यानी शरद ऋतु होगा। क्लियर है। तो आज के लिए बस इतना ही था, छोटा सा चैप्टर था ये। कल हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 एनसीईआरटी की, और
इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। जिसको आधुनिक इतिहास पढ़ना है अच्छे से, आधुनिक इतिहास का भी आपको वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। थोड़ी-सी दिक्कत चल रही है आवाज़ की, चाहे कहीं और किसी चीज़ की, तो धीरे-धीरे सुधार हो जाएगा। उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। धन्यवाद।